हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले डिस्कस कर लेते हैं हम स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इट मीन्स द इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiation. Okay, interaction between matter and electromagnetic radiation is known as spectroscopy. सिंपल, मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बीच में जो भी रिलेशन है वो कहलाएगा स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए क्या जरूरी है? स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए सबसे पहले सोर्स जरूरी है। सोर्स पहली चीज। सेकंड चीज क्या जरूरी है? सेकंड चीज जरूरी है डिटेक्टर। ओके, अगर हम सिंपली बात करें कि हम अपनी डेली लाइफ में भी स्पेक्ट्रोस्कोपी को फील करते हैं, कैसे? हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सबसे बड़ा सोर्स है सन। ओके, सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इजेक्ट होती है, निकलती है, बाहर निकलती है। कैसे? आप देखते हो कि हम बोलते हैं कि सन से यूवी रेज निकल रही हैं, और अगर हमारे पास ओजोन लेयर नहीं होती तो यूवी रेज सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती, लाइक स्किन कैंसर और भी दूसरी चीज़ें। तो यूवी रेज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है? ओजोन है, जिसमें अभी डिप्लीशन हो रहा है, जो कि अंटार्कटिका के ऊपर हो रहा है, राइट? तो सन से निकली क्या? यूवी। सन से क्या निकला? विजिबल, जिसके थ्रू हम देख पा रहे हैं चीज़ों को कि भाई प्लांट ग्रीन या लीव्स ग्रीन क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि लीव्स ने सारे कलर एब्जॉर्ब किए। सारे कलर का मतलब विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सारे कलर एब्जॉर्ब किए, लेकिन ग्रीन कलर एमिट कर दिया। तो सन इज क्या? व्हाट? सन इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक पूरी सीरीज है कि फर्स्ट जो होता है गामा रे से शुरू होता है और आखिरी में फिर रेडियो वेव्स आ जाती हैं। रेडियो वेव्स जिनका यूज़ आप टेलीविज़न और रेडियो पे करते हो कि इस फ्रिक्वेंसी पर ये बैंड चल रहा है, लाइक दैट। तो हम सबसे जो लोअर एरिया है वो है गामा रेज का, और सबसे जो हायर एरिया है वो रेडियो वेव्स का। इसके बीच में आईआर, यूवी, विजिबल, ये सारा कुछ है। ओके, तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है ये कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, और हमारे पास कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो हमने बोला कि जनरल लाइफ में हमने बात की कि हमारे पास सन है जो कि सोर्स है। डिटेक्टर क्या हुआ? डिटेक्टर हमारी आईज हुई। हमने अपनी आईज के थ्रू उसको डिटेक्ट किया कि कौन सा कलर है, ग्रीन कलर है। ओके, डिटेक्ट हो गया, और हमारे दिमाग ने उसको पढ़ लिया। तो दिमाग हमारा क्या है? सेंसर है, उसने सेंस कर लिया कि भाई ये दिस इज द ग्रीन कलर। ओके, तो इस तरह से, और फिर वो आउटपुट सिग्नल भेजेगा माउथ को कि भाई दिस इज द ग्रीन कलर। तो माउथ बोलेगा दिस इज द ग्रीन कलर। इट मीन्स इट इज अ रिकॉर्डर। तो हमारे अंदर ही सारी चीज़ें हैं। हमने सोर्स के थ्रू देखी चीज़, आईज के थ्रू, दैट इज द डिटेक्टर, देन द सेंसर, एंड देन द रिकॉर्डर। ओके, तो यही चीज़ होती है एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर। स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट जो भी हो, यूवी हो, विजिबल हो, आईआर हो, एनएमआर हो, व्हाटएवर इट इज, उन सब में सबसे पहले एक सोर्स होगा, डिटेक्टर होगा, सेंसर होगा, रिकॉर्डर होगा। ये सारी चीज़ें दीज आर द मेन सोर्स, मेन थिंग्स इंक्लूडेड इन अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और स्पेक्ट्रोस्कोप। ओके, हम बात कर रहे हैं आईआर की।
अगर हम सन की बात करते हैं तो सन से भी आई आर रेडिएशन निकलती है, और सन से जो आई आर रेडिएशन निकलती है तो वो सन से जो आई आर रेडिएशन निकलती है वो क्या करती है, आप जैसे आप सनसाइन या धूप में जाएं तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद आपकी बॉडी हीट अप होने लगती है। क्यों हो रही है? ड्यू टू द आई आर रेडिएशन। आई आर रेडिएशन की वजह से वो क्या हो रही है? हीट अप हो रही है। तो ये आई आर होता क्या है? ओके, जैसा कि हमने बात किया था यूवी, यूवी में एक रेंज होती है कि भाई यूवी की रेंज 200 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर, विजिबल की रेंज 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर, ये रेंज थी। यानी इसके रेंज के अंदर अगर कोई मॉलिक्यूल पड़ता है तो वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा और एमिट करेगा, नहीं पड़ता तो नहीं करेगा, है ना। जैसे विजिबल में आपने विबग्योर देखा, तो अगर वो विबग्योर के रीजन के अंदर आएगा तो वो कलरफुल दिखाई देगा, नहीं आएगा तो नहीं दिखेगा। सेम लाइक दैट आई आर का भी एक रीजन है। कहाँ से? तो आई आर का रीजन जो शुरू होता है वो शुरू होता है, दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ आई आर। ओके, ये मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ आई आर का, और इसको समझने के बाद आप इजीली इसका प्रिंसिपल भी समझ जाएंगे, ठीक है। और प्रिंसिपल को समझने के बाद हम स्कीमेटिक डायग्राम पर चर्चा करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आई आर का हमने रीजन यानी क्षेत्र बताया। तो इसका क्षेत्र जो होता है वो 14,000 सेंटीमीटर इनवर्स। देखो हम सेंटीमीटर इनवर्स ले रहे हैं, और रीजन वाई, बिकॉज द आई आर जो होता है वो होता है वेव नंबर, और वेव नंबर जो होता है वो वेव लेंथ के जस्ट रेसिप्रोकल होता है। लैम्डा इक्वल्स टू 1/ν²। तो जब ये लैम्डा के जस्ट रेसिप्रोकल होगा तब हम इसको सेंटीमीटर इनवर्स से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई आर का रीजन शुरू होता है 14,000 सेंटीमीटर इनवर्स टू 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स, 1,250 centimeter inverse, and then 400 centimeter inverse. Okay? तो ये रीजन है क्या? इसको हम बोलते हैं नियर आई आर रीजन, नियर आई आर। इसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन, फंक्शनल ग्रुप रीजन, ठीक है। और इसको बोलते हैं फायर आई आर रीजन। तीन रीजन, तीन क्षेत्रों में बांटा है आई आर को। नियर, मिड रीजन को बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं, मिड भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फार आई आर रीजन। तो फार आई आर रीजन जो होता है ये फंक्शनल ग्रुप रीजन हो गया, ये फिंगरप्रिंट हो गया, और ये हो गया फार। और फार रहेगा 400 सेंटीमीटर इनवर्स टू 10 सेंटीमीटर इनवर्स to far IR region. So this is the complete region of IR. Okay. Now हमको डील करना है सिर्फ IR रीजन से। IR रीजन यहाँ पे 4,000 to 400 सेंटीमीटर इनवर्स तक है। इसके बारे में हमको बात नहीं करनी है, इसके बारे में हमको बात नहीं करनी है, हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का बस ये 4,000 to 400, लेकिन हमको पता जरूर होना चाहिए कि IR का रीजन कहाँ से कहाँ तक है। दिस इज द बेसिक थिंग। ओके, तो हम थोड़ा सा और डीप जाते हैं इसमें, जिससे हमको डील करना है हम उसकी बात करते हैं। हमको डील करना है फंक्शनल ग्रुप रीजन से, वो है फंक्शनल ग्रुप रीजन, वो है 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स टू 1,250 सेंटीमीटर इनवर्स। ये कहलाता है फंक्शनल ग्रुप रीजन। FG हमने बोल दिया फंक्शनल ग्रुप। 1,200
50 to 400 सेंटीमीटर इनवर्स तक जो होता है ये कहलाता है फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगर प्रिंट ये क्या होता है और ये क्या होता है इसके बात करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप रीजन यानी आपको मालूम है कि बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल, ईथर, ये सारे क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप। OH जुड़ गया बोले एल्कोहल हो गया, C डबल बॉन्ड O जुड़ गया तो बोले कीटोन हो गया, CHO जुड़ गया तो बोले एल्डिहाइड हो गया। तो दीज आर द फंक्शनल ग्रुप। जिस भी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप होगा वो IR की रेडिएशन को डिटेक्ट करेगा। अब बात ये आती है कि IR की रेडिएशन को डिटेक्ट कौन करेगा, यानी कौन से मॉलिक्यूल IR एक्टिव होंगे। तो वो मॉलिक्यूल, दोज मॉलिक्यूल विच हैव द डायपोल मूवमेंट, लाइक अगर हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है लाइक H2 और एक है CO और आपसे पूछा जाए कि कौन सा मॉलिक्यूल IR एक्टिव होगा तो आप बोलेंगे CO इज द IR एक्टिव। Why? Because it have the dipole. Two poles are there, carbon and oxygen. ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, दो पोल है। यहाँ पे मॉलिक्यूल तो दो हैं, डायटोमिक है, ये भी डायटोमिक है, ये भी डायटोमिक है, पर यहाँ पर क्या है दोनों एटम सेम है, यानी दोनों पर सेम चार्ज है, ये भी प्लस है, एक H और दूसरा H भी पॉजिटिव है। तो यहाँ दो पोल नहीं बन पा रहे, तो ये क्या करेगा, ये IR की रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, IR इनएक्टिव होगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप रहेंगे हमारे पास वो IR एक्टिव रहेंगे। गॉट इट? तो फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास रहेंगे वो IR एक्टिव रहेंगे। तो जो भी कंपाउंड होगा वो IR एक्टिव होता होगा जब उसके पास की क्या हो, डायपोल मूवमेंट हो। ठीक है, रीजन आपने देखा कि 4000 सेंटीमीटर इनवर्स टू 1250 फिंगरप्रिंट रीजन, सॉरी फंक्शनल ग्रुप रीजन, और 1250 टू 400 सेंटीमीटर इनवर्स फिंगरप्रिंट रीजन। ओके, तो ये हो गया रीजन के बाद, ये हो गया इंट्रोडक्टरी पार्ट। इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको ये बताना है कि IR एक्टिव कौन से होंगे, तो एक दो एग्जांपल आप दे दीजिए। H2O इज द IR एक्टिव मॉलिक्यूल क्योंकि उसके पास भी डायपोल है। ओके, H2O लैक्टिक, VBT में आपने पढ़ा हुआ है इसका, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में व्हाट इज द स्ट्रक्चर, VSEPR थ्योरी में आपने स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया है इसमें कि भाई H2O का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो V शेप होता है, ठीक, या बैंड भी होता है। तो वैसे ही हमने लगभग बनाया है। इसका मतलब क्या है, अगर हम इसकी बात करते हैं CO की, तो CO इज अ लीनियर एंड दिस इज द नॉन लीनियर। तो लीनियर नॉन लीनियर की बात आगे हम करेंगे, अभी फिलहाल हम इंट्रोडक्शन पार्ट को देख रहे हैं। इंट्रोडक्शन में आपको बताना है कि एरिया कितना है और कौन कौन से मॉलिक्यूल IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, यानी कौन से IR एक्टिव है, कौन से IR इनएक्टिव है। ओके, अब ये फंक्शनल ग्रुप रीजन में तो हमने फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट कर लिया, यानी यहाँ पे हम क्या देखेंगे, IR में बेसिकली क्या हो रहा है। देखो UV में क्या हो रहा था बेसिकली कि UV में जो मॉलिक्यूल था यानी जो इलेक्ट्रॉन था वो लोअर यानी ग्राउंड स्टेट से एनर्जी लेके, यानी जैसे ही उस पर रेडिएशन पड़ती थी वो एनर्जी लेता था और एक्साइटेड स्टेट में चला जाता था। अब ये सिग्मा होता तो सिग्मा से सिग्मा स्टार में जाता था, पाई था तो पाई से पाई स्टार में जाता था। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ उसको इतनी एनर्जी नहीं मिल रही है कि वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा पाए। तो उसको जब एनर्जी मिलती है, तो हम अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं तो ग्राउंड लेवल हो गया और हायर लेवल हो गया। लेकिन अगर हम बात करें इसी ग्राउंड लेवल की, तो इस ग्राउंड लेवल के अंदर और भी छोटे छोटे लेवल्स हैं। एक होता है वाइब्रेशनल लेवल और दूसरा होता है रोटेशनल, यानी एक ग्राउंड स्टेट में उसके अंदर वाइब्रेशनल लेवल आएगा और वाइब्रेशनल लेवल के अंदर रोटेशनल, यानी जैसे ही सबसे पहले मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगी वो पहले रोटेट करेगा, थोड़ी और एनर्जी मिलेगी तो वाइब्रेट करेगा, थोड़ी और एनर्जी मिलेगी तो वो एक्साइटेड होगा और क्या करेगा, ट्रांजिशन करेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले रोटेट करेगा, फिर वाइब्रेट करेगा और फिर ट्रांजिशन करेगा। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या हो रहा है कि ये सबसे पहले
एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, रोटेट कर रहा है एंड देन वाइब्रेट कर रहा है, बस इतनी एनर्जी मिल रही है इसको, इससे ज़्यादा नहीं मिल रही। तो यहीं पर वो वाइब्रेट करता रहेगा उसी रीजन में, वो एक साइडेड पे नहीं जाएगा, वहीं वाइब्रेट करेगा और उसके थ्रू हमको सिग्नल्स देगा। इसी वजह से आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम हम रखते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का दूसरा नाम है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्यों? क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल वाइब्रेट हो रहा है। ओके, तो ये इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों है और क्या बेसिकली हो रहा है यहाँ पे, कौन से मॉलिक्यूल आईआर रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में बतानी पड़ेगी। अब आ जाते हैं इसके प्रिंसिपल पर कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो प्रिंसिपल इसका बोलता है, प्रिंसिपल आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल है कि दोज मॉलिक्यूल विच हैव डाइपोल मोमेंट कैन एब्जॉर्ब आईआर रेडिएशन एंड गेट वाइब्रेटेड। ये इसका प्रिंसिपल है कि जिन मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने आईआर रेडिएशन एब्जॉर्ब की और उनका डाइपोल मोमेंट चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि वाइब्रेशन हो रहा, वाइब्रेशन की वजह से डाइपोल मूवमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ आईआर रेडिएशन कैन चेंज देयर डाइपोल मूवमेंट, दे कैन ओनली एब्जॉर्ब द आईआर रेडिएशन। तो इसका प्रिंसिपल क्या हो गया? इसका प्रिंसिपल हो गया कि दोज मॉलिक्यूल विच हैव द डाइपोल मूवमेंट can absorb the IR radiation and get vibrated. This is the principle of IR. Okay. मेन चीज क्या है? डाइपोल मोमेंट, चेंज इन डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होगा, आईआर रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करेगा। बस इतना था इसका प्रिंसिपल। अब आते हैं इसकी थ्योरी पे। तो व्हाट इज द थ्योरी? थ्योरी में सबसे पहले आप बोल रहे हो कि भाई वाइब्रेशन होगा, तो वाइब्रेशन के फिर मोड्स है कि टू मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। फर्स्ट है मोड्स ऑफ वाइब्रेशन को देख लेते हैं इधर। मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, दो तरह के मोड्स हैं, एक है बैंडिंग और एक है स्ट्रेचिंग। यानी मॉलिक्यूल जब, जैसे अगर हमने H2 की बात की तो क्या हो सकता है यहाँ पे, इन बॉन्ड के बीच में बेंडिंग हो सकती है, यानी बॉन्ड एक दूसरे के पास आ सकते, एक दूसरे से दूर जा सकते। बेंड हो रहा है, पास आ रहा है, दूर जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? बेंडिंग। ठीक है। स्ट्रेचिंग में क्या होगा? ये मॉलिक्यूल या तो इस ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास आएगा या स्ट्रेच करेगा, दूर जाएगा ड्यू टू वाइब्रेशन, पास आ रहा है, दूर जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगी? स्ट्रेचिंग। तो बेंडिंग जो है वो मेनली कितनी तरह की है? बेंडिंग जो है वो मेनली 2 टाइप्स की है। ठीक है। कौन कौन सी है बेंडिंग? देखो, एक है इन प्लेन और दूसरी है आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। स्ट्रेचिंग कितने टाइप की? ये भी 2 टाइप की, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। ओके। अब सिमेट्रिकल किसको बोलेंगे और एसिमेट्रिकल? पहले सिमेट्रिकल की स्ट्रेचिंग की बात हो रही। स्ट्रेचिंग का मतलब कि अगर हम H2O की बात करते हैं, सिमेट्रिकल यानी दोनों एक साथ स्ट्रेच करेंगे, दोनों एक साथ दूर जाएंगे, यानी बॉन्ड दूर जा रहा है फिर दोनों एक साथ पास आ रहे हैं, इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल, दोनों एक साथ।
यदि एक दूर जा रहा है और दूसरा पास आ रहा है, दूसरा पास आ रहा है, दूर जा रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिकल। एक दूर जा रहा है, दूसरा पास आ रहा है, दूर जा रहा है, पास आ रहा है, एसिमेट्रिकल। ओके, समझ में आया? सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल। इन प्लेन एंड आउट ऑफ प्लेन। इन प्लेन में भी दो टाइप आएंगे, एक आएगा रॉकिंग और एक आएगा सीजरिंग। सीजरिंग और आउट ऑफ प्लेन में क्या कहेंगे? आउट ऑफ प्लेन में भी दो टाइप आएंगे, एक आएगा वेगिंग, दूसरा आएगा ट्विस्टिंग। इन प्लेन में दो टाइप आ रहे हैं, रॉकिंग एंड सीजरिंग। रॉकिंग का मतलब क्या हुआ? रॉकिंग का मतलब कि भाई दोनों एक साथ, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं H2O की, एक बार बना लेते हैं, दोनों एक साथ एक ही डायरेक्शन में, लाइक दिस पेंडुलम, एक साथ दोनों, उसको हम बोलेंगे रॉकिंग, दोनों एक साथ। सीजरिंग, सीजर, लाइक दिस, यानी दोनों क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, सीजर, लाइक सीजर, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, पास आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं। सीजर। वेगिंग, वेगिंग में क्या हो रहा है? वेगिंग में जो होगा, अच्छा ट्विस्टिंग में, ट्विस्टिंग नहीं है, ट्विस्टिंग में क्या होगा? ये दोनों जो मॉलिक्यूल है, ये अब हम बोल रहे हैं आउट ऑफ प्लेन। इन प्लेन की बात हो रही है तो इन प्लेन में तो दोनों एक साथ में, प्लेन के अंदर ही हो रहा था काम। अब आउट ऑफ प्लेन की बात हो रही है तो वेगिंग में क्या होगा? वेगिंग में दोनों प्लेन में आगे की तरफ, पीछे की तरफ, एक साथ, दोनों आगे एक साथ जाएंगे, पीछे एक साथ जाएंगे, उसको हम बोलेंगे वेगिंग। ट्विस्टिंग, एक आगे जाएगा, दूसरा पीछे जाएगा, एक आगे जाएगा, दूसरा पीछे जाएगा, इसको बोलेंगे ट्विस्टिंग, ट्विस्ट। ओके, सो दीज आर द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। अब आप मोड्स ऑफ वाइब्रेशन को कैलकुलेट कैसे कर सकते हो? तो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं 3n minus 6 and 3n minus 5, one for the non-linear and one for the linear। कि अगर हमको H2O का के नंबर ऑफ मोड्स निकालने हो या CO के नंबर ऑफ मोड्स निकालने हो, CO कहता था लीनियर था, लीनियर था तो इसके लिए ये फॉर्मूला काम करेगा 3n minus 5, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स निकालना है। n की वैल्यू क्या होगी? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। CO की बात चल रही है, मॉलिक्यूल है दो, CO मॉलिक्यूल कितने? 1 2, रख दो, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 5, 6 माइनस 5, आंसर है 1। तो मतलब CO में वाइब्रेशनल मोड कितने होंगे? 1 होंगे, एक ही होंगे। H2O की बात करते हैं, H2O कैसा है? नॉन लीनियर है, फॉर्मूला क्या जाएगा? 3n माइनस 6, n की वैल्यू 3, 3 इंटू 3 माइनस 6, 9 माइनस 6 3। इसका मतलब H2 में नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड कितने होंगे? 3। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गई कि इसकी थ्योरी, IR की थ्योरी क्या है, IR समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके एप्लीकेशन की बात, अच्छा इसके हम इंस्ट्रूमेंटेशन की बात कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रूमेंटेशन, कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो आप वीडियो में बैक चाहिए, उस चीज़ को समझिए और फिर आगे बढ़िए, पुश करिए, फॉर्मूला देखिए, कैलकुलेट करिए। वीडियो हमने आपके लिए इसीलिए बनाया है। तो अब इसका इंस्ट्रूमेंटेशन, ये भाई बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। BE बीटेक जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा ये। इंस्ट्रूमेंटेशन में तो जैसे कि हमने बताया, सबसे पहले क्या रहेगा आपके पास? सोर्स रहेगा, सोर्स। यूवी विजिबल में हमने देखा था कि सोर्स जो था यूवी में टंगस्टन लैंप,
विजिबल में कौन सा सोर्स था? हाइड्रोजन लैंप। ओके, अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पे फिलामेंट है, नरस्ट फिलामेंट इसको बोलते हैं, जो सिरेमिक का बना होता है। ओके, वो एक सोर्स होता है यहाँ पे। अब यहाँ से सोर्स से हमने रेडिएशन पास की, यहाँ पे लगा हुआ है मिरर। क्या लगा हुआ है यहाँ पे? मिरर। फिर यहाँ पे एक सैंपल होल्डर है और एक रेफरेंस है। नीचे वाला जो है ये है रेफरेंस, ये है सैंपल होल्डर। ठीक है, ये मिरर लगे हुए हैं। यहाँ एक मिरर लगा, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ एक मिरर लगा है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। मतलब ओके, यहाँ पे क्या है? यहाँ पर है स्प्लिटर। स्प्लिट कर देता है क्योंकि। फिर है डिटेक्टर। ठीक है, फिर है प्रोसेसर। फिर है रिकॉर्डर। ओके, तो ये है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ आईआर। क्या है? सोर्स है, सोर्स से हमने रेडिएशन थ्रू की, मिरर लगे हुए हैं। ये मिरर क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट करेंगे। रिफ्लेक्ट होकर वो एक चेंबर में जाएगी जहाँ सैंपल रखा हुआ है, दूसरे चेंबर में जाएगी जहाँ पे रेफरेंस कंपाउंड रखा हुआ है। जनरली यहाँ जो रेफरेंस कंपाउंड होता है वो होता है KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। इट इज़ सॉलिड। ओके, तो इसमें हम सॉलिड और लिक्विड दोनों तरह के गैसेस कंपाउंड की हम स्टडी नहीं कर पाते हैं। ओनली सॉलिड एंड लिक्विड कंपाउंड की हम स्टडी कर सकते हैं आईआर में। नाउअडेज एक नया आईआर चल रहा है जिसको बोलते हैं FTIR, फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। यहाँ स्प्लिटर लगा हुआ है जो कि स्प्लिट करता है, एंड देन डिटेक्टर, वहाँ की डिटेक्शन होता है कि किस तरह की रेडिएशन है। देन प्रोसेसर एंड देन रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड होके आपको ग्राफ मिल जाते हैं किस तरह के, परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस के बीच में या वेव नंबर के बीच में। वेव नंबर के बीच में ग्राफ आपको मिल जाता है लाइक दिस। जो जितनी बड़ी लाइन होगी इसका मतलब उसका ट्रांसमिटेंस उतना ज़्यादा हुआ है, इसका मतलब कंपाउंड की कंसंट्रेशन उतनी कम। ओके, हमने शुरू में बात की थी कि दो रीजन है, एक फिंगरप्रिंट रीजन है और एक फंक्शनल ग्रुप रीजन है। फंक्शनल ग्रुप में तो फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट हो जाता है थ्रू द, हमने दो मोड्स देखे, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। थ्रू द स्ट्रेचिंग वी कैन ऑब्टेन द फंक्शनल ग्रुप। पर फिंगरप्रिंट में क्या होगा? फिंगरप्रिंट जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग का फिंगरप्रिंट, उसकी एक आइडेंटिटी होती है, यूनिक आइडेंटिटी होती है, वैसे ही यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की भी एक यूनिक आइडेंटिटी यानी यूनिक वेव नंबर होता है जो कि वहीं पर आएगा और कहीं नहीं आएगा। तो उसको हम इसलिए फिंगरप्रिंट रीजन बोल रहे हैं। और वहाँ हमेशा बेंडिंग के वाइब्रेशन यानी बेंडिंग जो वाइब्रेशनल मोड है वो मिलेगा। कहाँ? फिंगरप्रिंट रीजन में। तो यहाँ जो ये रीजन है ये शुरू हुआ 4000 से। ओके, और ये चला इधर 400 तक। तो इधर कहीं जो भी पीक्स मिलेगी हमको यहाँ, ये क्या कहलाएगी? फिंगरप्रिंट यानी ये क्या, कौन सी पिक्स होगी? तो बेंडिंग की पिक्स होगी। ओके, so this is IR spectroscopy. Now the applications of IR spectroscopy. तो सबसे बड़ा एप्लीकेशन तो है कि आइडेंटिफाई द अननोन मटेरियल ऑफ एनी कंपाउंड। ओके, डिटरमाइन द प्योरिटी। और सबसे मेजर जो एप्लीकेशन है वो क्या है?
कि फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट कर रहा है, ओके। और एक ही मिक्सचर में कितने अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स है उसको भी बता रहा है, और साथ ही साथ क्वालिटी और कंसिस्टेंसी ऑफ सैंपल को भी बता रहा है। तो ये रहा हमारा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट अगेन। थैंक्स।